क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा है जो सही है, यानी कि सब रॉन्ग है, केवल एक है जो सही है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फॉस्फोरस। जो फॉस्फोरस होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट लेस होता है, यानी फॉस्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा नाइट्रोजन से, पहला स्टेटमेंट। सेकंड है नाइट्रोजन इज हाईली रिएक्टिव देन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन की जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा होगी फॉस्फोरस से, रिएक्टिविटी। थर्ड है नाइट्रोजन शो हाई टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन, कैटिनेशन पावर नाइट्रोजन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फॉस्फोरस। और फोर्थ है इसमें कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में वीक बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू पीपी बॉन्ड। तो ये 4 स्टेटमेंट है, इसमें से आपको कौन सा सही लग रहा है? इससे इससे ओके, अंबिका और ये सुमित ने भी सही किया था शायद। और श्रुति आप बताओ क्या लग रहा है आपको? ये पेपर देखो आप लोग सॉल्व करोगे तभी आपके जो टाइम का पता चलेगा, आपको कितना आपको टाइम लग रहा है। ओके, नहीं तो क्या होगा, आप एकदम से जाओगे वहां पे और टाइम मैनेजमेंट होना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप फर्स्ट डी में अटेंड करोगे सेम टाइप से। तो कम से कम जितना ज्यादा होगा। हाँ सुमित ठीक है, अंबिका सुमित देखो आपके सही आंसर है दोनों के। देखो रीजन क्या है, पहला वाला बिल्कुल सही, वो सॉरी ये रॉन्ग है। देखो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जनरली किस पे डिपेंड करता है? साइज पे, जितना ज्यादा साइज होगा उतना मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, कुछ एक्सेप्शनल केस को छोड़ के। तो जो फॉस्फोरस होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा नाइट्रोजन से एज एट इन टर्म्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया। रिएक्टिविटी में देखो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है एज कंपेयर टू फॉस्फोरस का सिंगल बॉन्ड होता है, आसानी से टूट जाएगा। इसीलिए इसमें उल्टा होता है, नाइट्रोजन इनर्ट होता है और ये हाईली रिएक्टिव होता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। नाइट्रोजन की जो टेंडेंसी होती है कैटिनेशन की कम होती है, उसका रीजन यही है। ठीक है, ज्यादा नहीं होती है, कम होती है, रीजन यही है। जो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है, देखो ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रांग होता है लेकिन सिंगल बॉन्ड वीक होता है। क्यों? क्योंकि इसके आसपास इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, ये आपस में रिपेल करने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है, तो छोटा साइज होगा, इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे, रिपल्सन हो जाएगी और रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड वीक हो जाता है एज कंपेयर टू पीपी। इसीलिए फॉस्फोरस की कैटिनेशन पावर नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर पहले का। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट में, सेकंड में। यही इसीलिए मैंने आपको कहा कि जब आप खुद करोगे एक बार तो क्या होगा, जब हम उसे डिस्कस करेंगे तो वो आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है कि विच वन इज नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, कौन सा है जो नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट में आता है? एक बार आप गैस करके बताओ इसमें से आपको कौन सा लग रहा है जो नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट में है। ओके, श्रुति, अंबिका एंड सुमित, वेरी गुड, तीनों ने सही आंसर दी। ठीक है, ये एक्यूरेसी आपकी अगर प्रैक्टिस करोगे 100% जानी चाहिए एक्यूरेसी। ये तभी होता है जब आप प्रैक्टिस करोगे और पहले खुद एफर्ट करोगे। ठीक है, तभी आपको टाइम कम लगेगा वहां पे। सी इज द राइट आंसर। बाकी ये देखो, ये होते हैं आयनिक में, ये होते हैं आयनिक वाले, और आयनिक में होता है कौन सा? ये स्टोइचोमेट्रिक। स्टोइचोमेट्रिक किसे कहते हैं? देखो स्टोइचोमेट्रिक कहते हैं जिसमें कैटायन और एनायन का रेशियो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसे कहेंगे स्टोइचोमेट्रिक। और नॉन स्टोइचोमेट्रिक का मतलब होता है जिसमें कैटायन और एनायन का रेशियो कांस्टेंट नहीं होता, यानी कोई कम होता है कोई ज्यादा होता है। तो ये मेटल डेफिशिएंट है, इसमें मेटल ज्यादा कम होगा, सॉरी, तो मेटल कम हो जाएगा एज कंपेयर टू एनायन। मेटल का मतलब प्लस चार्ज, तो ये नॉन स्टोइचोमेट्री में काउंट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिखा है देखो कि फॉर द एनी सॉल्यूशन द पार्शियल
वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अब ये बताओ ये कौन सा लॉ है? देखो बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन पूछा है इसने, थर्ड वन, ये कौन सा लॉ है? ओके सुमित, श्रुति एंड अंबिका, वेरी गुड। देखो तीनों के सही आंसर है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके यही होता है, प्रैक्टिस से होता है। आप 5-6 क्वेश्चन पेपर कर दो तो 100% क्वेश्चन उसी से आएगा, चाहे वो कहीं से भी बनाए पेपर। तो आपको अब मिस नहीं करना है, आपकी बार से मैं ध्यान रखना, फिर मैं दूंगा पेपर, सॉल्व करो, फिर डिस्कशन करेंगे उससे। तो ये राइट आंसर है। इसमें गैस यूज होती है, बाकी स्टेटमेंट सेम है, लेकिन अगर गैस लिखा होगा तो हेनरी लॉ लग जाएगा। ठीक है, बाकी डाल्टन और गैलुसक आपके पास नहीं है, तो दो में से राउल्ट्स लॉ ही अप्लाई होगा। हेनरी लॉ लगता है गैस इन लिक्विड में। अब देखो पिंक कलर ऑब्जर्व हो जाता है, ये आपको बताया भी होगा, शायद मैंने बताया था कलर वाला। जो पिंक कलर होता है LiCl का, वो किस चीज की वजह से होता है? इनमें से पिंक कलर किस चीज की वजह से होता है? ओके श्रुति, और कोई आंसर? अंबिका एंड सुमित। हाँ राइट, ऑल राइट, वेरी गुड। तो ये पिंक कलर देखो, मेन पिंक कलर का रीजन क्या होता है? एफ सेंटर। ये कलर जब भी जो मेटल में, देखो ये एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल में पिंक कलर, देखो अगर आप NaCl को लोगे तो येलो कलर आ जाता है, यानी एक्सेस ऑफ Na, ये होता है एफ सेंटर की वजह से। और एफ सेंटर किस में आता है? मेटल एक्सेस में आता है। और ध्यान रखना KCl करोगे तो वायलेट कलर आ जाएगा, KCl में वायलेट कलर, NaCl में येलो कलर, और LiCl में पिंक कलर आ जाता है, पिंक कलर। तो ये सारे कलर डेवलप हो जाते हैं ड्यू टू एफ सेंटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? के लिए मैंने आपको बताया था, अगर आपको सब कुछ सेम लग रहा है तो देखना है सिमेट्रिकल। अब बताओ इसमें से स्ट्रक्चर बनाओ और देखो जो सिमेट्रिकल ज्यादा होगा वही आंसर होगा। तो आपको कौन सा लग रहा है? मेल्टिंग पॉइंट के लिए ध्यान रखना है। अब इसमें आंसर बताओ इसका कौन सा होगा, 1 2 3 या 4? हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तीनों ने सही दिया। देखो रीजन सही याद होना चाहिए आपको, आप तभी अच्छा कर पाओगे अगर आपको रीजन आता होगा। तो रीजन नहीं आता होगा, रट के चले गए तो भूल जाओगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, वहां जाके आप पछताओगे, उससे कुछ फायदा नहीं होने का। ठीक है, आपको रीजन नहीं आता उसको पूछ लेना। देखो ये वाला 1,4 डाइक्लोरो में क्या होगा? ये सिमेट्रिकल, और जितना अच्छा सिमेट्रिकल होगा, ये Cl और Cl है, तो क्या होता है? मेल्ट होना। तो जब सॉलिड में, देखो आप सॉलिड में अगर आपने बॉल रखी है, और एक है कि अगर आपने बुक्स रखी हैं, तो जो सिमेट्रिकल होगा बहुत ज्यादा आता है, और जो आपने टेढ़े मेढ़े रखे हुए कम आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अनसिमेट्रिकल होता है। तो जितनी पैकिंग कम होगी उतनी जल्दी टूट जाएगा, और जितनी अच्छी पैकिंग होगी उतना क्या होगा? देर में ब्रेक डाउन होगा। इसीलिए जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सिमेट्री पे डिपेंड करता है, और ये सिमेट्रिकल है, इसीलिए सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, तीनों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। अब आते हैं 6 में, which one of the following reaction is non explained by the open chain structure of glucose? ओपन चेन का कौन सा स्ट्रक्चर नहीं बता पाता है? जैसे फॉर्मेशन ऑफ पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड, या फॉर्मेशन ऑफ एडिशन। ठीक है, इसमें से आपको कौन सा आंसर लग रहा है? ओके श्रुति, अंबिका और सुमित, अब की बार अलग अलग आंसर आए हैं। ओके अंबिका सुमित 1 1 एंड श्रुति ने 2 आंसर दिया है। ठीक है, देखो ओपन चेन मेन क्या चीज नहीं बता पाता, ओपन चेन क्या चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया एक्चुअल में। जो CHO था एल्डिहाइड ग्रुप, वो ये कहता है कि ये फ्री नहीं होता है, तो जितने भी फ्री वाले टेस्ट है वो नहीं दे पाता है। ठीक है, तो पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, ये
ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया। क्यों हो गया देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एक्सप्लेन बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर। आपने बिल्कुल सही किया, उसने क्वेश्चन आपको घुमा दिया। फॉर्मेशन ऑफ पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड तो बनता है, लेकिन जब आप पेंटाएसिटेट बना देते हो और अब इसको हाइड्रोक्साइल एमाइन के साथ रिएक्शन कराओगे तब ये ऑक्साइम नहीं देगा, जबकि पहले दे रहा था, ये अब नहीं देगा ऑक्साइम। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है इसका, इसीलिए पहला गलत हो गया, आपको दिखने से लग रहा है। जबकि आपने देखा होगा कि जैसे हमने क्या किया, ग्लूकोज में एसिटिक एनहाइड्राइड को मिलाते हैं। ग्लूकोज ये आपके पास, अगर ग्लूकोज में आपने क्या किया, एसिटिक एनहाइड्राइड को मिलाया, तो जब आप एसिटिक एनहाइड्राइड को मिलाओगे यहाँ से CH3COO का होल ट्वाइस, तो ये ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बनेगा, ये तो बनता ही है। ठीक है, ये बनेगा, तो इसीलिए ये राइट है। ठीक है, आप सेकंड वाला है, जो सेकंड वाला इसका आंसर तब भी ज्यादा सही है, क्योंकि जो 2,4 डीएनपी टेस्ट होता है, ये 2,4 डीएनपी टेस्ट होता है, ये कीटोन ग्रुप या कार्बोनाइल ग्रुप देता है। ठीक है, अभी आपने अगर प्रैक्टिकल में पढ़ा होगा या अभी आप सेकंड टर्म से पढ़ोगे, तो प्रैक्टिकल में आता है जब आप कार्बोनाइल ग्रुप का टेस्ट करते हो, कार्बोनाइल ग्रुप का। ठीक है, तो कार्बोनाइल ग्रुप में क्या होता है, 2,4 डीएनपी टेस्ट होता है, डाई नाइट्रोफिनॉल टेस्ट होता है। ठीक है, डीएनपी टेस्ट होता है इसमें। तो ये डीएनपी टेस्ट किसके लिए होता है, कार्बोनाइल ग्रुप के लिए होता है। तो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एडिशन रिएक्शन कौन देगा, जिसके पास फ्री कार्बोनाइल ग्रुप होता है, जबकि ग्लूकोज में तो फ्री कार्बोनाइल ग्रुप है ही नहीं, तो इसमें ये वाला आंसर ज्यादा सही है। ठीक है, लेकिन इसने जो आंसर दिया हुआ है वो एग्जिस्टेंस दिया हुआ है, ये वाला। ठीक है, और भी कई आंसर है इसमें, एक दो आंसर और हैं जो सही हैं, ये वाला भी सही है कि जो एग्जिस्टेंस होता है अल्फा और बीटा फॉर्म का, वो किसने, ओपन चेन ने बता ही नहीं पाया था कि जो ओपन चेन है उसमें भी अल्फा और बीटा होता है, जबकि हमें बाद में पता चला, जब साइक्लिक बना, साइक्लिक के बाद हमें पता चला कि उसमें अल्फा और बीटा फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है, तो वो ओपन चेन नहीं बता पाया था। ठीक है, तो ये वाला भी सही आंसर है और ये वाला भी सही आंसर, तो इसके दोनों आंसर सही है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। इन केस अगर ऐसा होता है कभी भी, तो उसमें आपको बोनस पॉइंट मिलता है, अगर कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 7, विलियमसन सिंथेसिस इज प्रिपेयरिंग डाई मिथाइल ईथर इज एन, ये कौन सी रिएक्शन है, सेवंथ वन इज, जो विलियमसन सिंथेसिस है कौन सी रिएक्शन होगी। ओके, अंबिका, श्रुति एंड सुमित, जो ये विलियमसन सिंथेसिस है, हाँ वेरी गुड, तीनों ने सही आंसर दिया है, SN2 रिएक्शन। SN2 का मतलब क्या होगा कि जहां से वो कंपाउंड निकलेगा वहीं जाएगा, उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। जैसे SN1 में क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है कि जैसे प्लस चार्ज यहाँ पे है, उसके बगल वाला पड़ोसी ज्यादा स्टेबल है तो ये यहाँ से खिसक के उधर चले जाएगा, तो इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें जहां से निकला बस वहीं पे अटैच होगा, उससे आगे या पीछे नहीं होगा अटैच, तो इसीलिए उसे कहते हैं SN2 रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में दो ही ऑप्शन थे आपके पास, तो SN2 है जो वो विलियमसन सिंथेसिस प्रिपेयर होता है उसके थ्रू। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्लोरीन वाटर लॉस इट्स येलो कलर ऑन स्टैंडिंग बिकॉज, आप बताओ इसमें कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। जैसे आपने क्लोरीन वाटर को रखा साथ में, तो जो इसका येलो कलर होता है, देखा आपने येलो कलर इसका गायब हो गया, पहले येलो कलर था, जैसे अपने पानी मिलाया देखा कुछ टाइम बाद ये तो येलो कलर रहा ही नहीं, गायब हो गया। तो क्यों हो गया होगा गायब, है ना, वो कलरलेस हो गया, चेंज हो गया उसका कलर, क्यों। ओके, अंबिका, सुमित और श्रुति, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, देखो कभी भी क्या होता है, जब आप
मेन केमिस्ट्री में क्या होती है, रिएक्शन। जैसे हम बोलते हैं ये इसको यहाँ रखा खराब हो गया, इसका मतलब उसने रिएक्शन करके कोई दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। जैसे आप कहते हो जो खाने की चीज होती है उसे टिन में रखो, क्योंकि टिन लीस्ट रिएक्टिव होता है। आपने जिंक में रखा, हाईली रिएक्टिव वाले में रखा तो खाना खराब हो जाएगा, क्योंकि वो उसके साथ रिएक्शन कर जाता है। ऐसे यहाँ पे भी है, जैसे क्लोरीन देखा आपने और इसको वाटर के साथ रखोगे, यानी उसने वाटर के साथ रिएक्शन किया, जैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बन जाता है, HOCl और HCl बन जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे किसका काम भी करता है, देखो ब्लीचिंग एक्शन का काम भी करता है। फिर ये फर्दर यहाँ से ये टूट जाता है, यहाँ से ये फिर दोबारा HCl देता है और नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। इसी की वजह से क्या होता है, इसमें ब्लीचिंग एक्शन भी शो हो सकता है, यानी ये किसी भी चीज को कलरलेस में चेंज कर सकता है। तो वो कैसे दिखाएंगे, HCl अलग कर देंगे और ये नेसेंट ऑक्सीजन को दिखाएंगे। और जब भी ये नेसेंट ऑक्सीजन किसी भी कलर्ड सब्सटेंस में पास आउट होगा तो वो क्या कर देता है, उसे कलरलेस कर देता है, कलरलेस। ठीक है, तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर है। HOCl इसे कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड और ये हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन बाय हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4 द इनिशियल स्टेप इज। बताओ शुरू में जो स्टेप होता है कौन सा होगा, स्टार्टिंग वाला स्टेप कौन सा होगा। इसलिए डीप नॉलेज इसलिए जरूरी होती है। ओके श्रुति, अंबिका, वेरी गुड। तो लगभग लगभग देखो अब अभी आपकी एक्यूरेसी ठीक आ रही है, लेकिन अभी टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। लगभग आपने सारे आंसर सबने सही दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सुमित ने मिस कर दिया, ए इज द राइट आंसर। देखो जब भी क्या होता है, आपने क्या किया, अल्कोहल लिया। अल्कोहल का मतलब क्या होता है, अल्कोहल का मतलब COHO ऐसे हो गया OH। ठीक है, बाकी सारे H लग गए। अब आपने क्या किया, मैंने कहा किसके प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में। तो ये क्या करेगा, देखो जिसकी प्रेजेंस में होगा तो उसका क्या काम है, तो मेन काम उसी का होता है। देखो जैसे आपने H+ डाला, अब ये H+ सोचेगा मैं किसके साथ करूं, किसके साथ रिएक्शन करूं मैं। ठीक है, तो वो किसके पास जाएगा, H+ का मतलब इसके पास तो है नहीं कुछ। ठीक, तो किसके पास जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जहां पे होगा यहाँ पे ये अटैक कर देता है। एसिड को हम तभी कई बार H+ लिखते हैं, तो ये H+ कहाँ जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास। बाकी एज इट इज है, बाकी में कोई चेंज नहीं होने का, जो जहां पे वहीं रहेगा। बस ये ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज आएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। तो इसे कहते हैं प्रोटोनेशन, यानी जो ये H+ ऐड होता है इसके लिए वर्ड आता है प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन। और इसे कहेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल। फिर क्या होगा, यहाँ से वाटर निकल के बाहर हो जाता है और यहाँ पे प्लस आता है। फिर एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ खींचेगा ये बाहर और इस हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर कर देगा। तो ये C डबल बॉन्ड C आ जाएगा, यानी एल्कीन बन जाएगा। और ये हाइड्रोजन जो पहले था तो वो बाहर हो गया, मतलब ये तो एसिड हो गया जो आपने लिया था कैटलिस्ट, तो यहाँ से बाहर हो गया और H2O आपको अलग से मिल गया। ठीक है, आप इसे पी सकते हो। ठीक, तो ये आपका ए इज द राइट आंसर। इसे कहते हैं प्रोटोनेशन, यानी कि एडिशन ऑफ प्रोटोन का मतलब H+ आयन। ये H+ आयन कहां से मिला आपको, एसिड से। जब भी कोई एसिड अटैक करता है तो आपको ध्यान रखना उसे हम H+ भी लिखते हैं, तो H+ को कहते हैं हम प्रोटोन। अब क्वेश्चन नंबर आता है 10, एमोर्फस सॉलिड्स आर। क्या है एमोर्फस सॉलिड्स, क्या है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ओके अंबिका, श्रुति, एंड सुमित, वेरी गुड। सबने तीनों ने सही आंसर दिया है। आइसोट्रॉपिक इन नेचर, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। आइसो मतलब सेम, इन ऑल डायरेक्शन। जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह जो भी होते हैं, आइसो मतलब होता है सेम, सेम होते हैं ऑल डायरेक्शन में। ठीक है, उसे कहते हैं एमोर्फस सॉलिड। बाकी देखो उन्हीं की तरह से दे दिया आइसो आइसो। तो
ध्यान रखना आपको, आइसोट्रॉपिक और ये आइसोटोपिक है। तो कई बार जल्दीबाजी में क्या होता है, आइसो वर्ड देखा और क्लिक कर दिया। तो ये देखो TRO ट्रॉपिक और ये टॉपिक, तो दोनों में डिफरेंस होगा। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, दो चीज ध्यान रखनी, एक टाइम और एक एक्यूरेसी। ओके सुमित, और कोई बताओ इसमें से आंसर। टाइम, एक्यूरेसी और आपका कितना आपको चीजें आ रही हैं, उसमें से मैंने आपको बोल ही दिया कि 40% तो इजी आता है, लेकिन आपको जाना है लगभग 90 प्लस में। तो ओके अंबिका एंड श्रुति, कंटिन्यूटी मत छोड़ना बस, बिल्कुल सही आंसर है। कंटिन्यूटी छोड़ोगे जितनी पढ़ाई करी है अभी सब जीरो हो जाएगी। ठीक है, लास्ट टाइम में आपको लगेगा हो गया, अब तो आता है, और आपने छोड़ा 5 दिन और जितनी मेहनत थी वो सब बराबर हो जाती है लास्ट टाइम पे। इसीलिए कंटिन्यूटी को कभी मिस मत करना अभी से, ठीक है। तो इसमें देखो सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड बनता है किस केस में बनता है, रीमर-टीमन रिएक्शन में। तो बिल्कुल सही कहा है, ये बनता है फिनॉल से। जब आपने फिनॉल लेते हो, फिनॉल में क्या क्या चीज चाहिए, एक क्लोरोफॉर्म चाहिए CaCl3, एक NaOH चाहिए, ठीक है, और इसमें एक एसिड चाहिए होता है। तो इनकी प्रेजेंस में क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड, यानी सैलिसल्डिहाइड का मतलब ऑर्थो पोजीशन में कौन सा ग्रुप आ जाता है, CHO ग्रुप आ जाता है। तो ये आंसर सही है, C इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया ये। ओके वेरी गुड, तीनों ने सही आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। देखो यही होता है, क्वेश्चन घुमा देना, समझ में नहीं आता कई बार, तो जब आप करोगे उसको चीजों को कई तो अब देखो इसने घुमा दिया, देखो 22 कैरेट गोल्ड लिख दिया, जबकि आपको पता है कि जो प्योर गोल्ड होता है, जो प्योर गोल्ड आप लोगे तो वो होता है 24 कैरेट का, ठीक है। तो ये 22 कैरेट है, यानी इसमें जो दो बाकी क्या है, इम्प्योरिटी मिल गई है। इम्प्योरिटी का आपको पता है कि क्यों इम्प्योरिटी मिलाते हैं इसमें, ताकि जो प्योर गोल्ड होता है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो आप उसे पहन नहीं सकते। थोड़ा सा हार्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे कुछ इम्प्योरिटी उसमें मिला देते हैं, ठीक है। निकेल हो गया या आयरन वगैरह हो गए, तो इनको मिलाने से क्या होता है, हाँ आंसर लिख रहा है, हाँ हार्डनेस के लिए CU, वेरी गुड, सुमित ने से लिखा है। अब हम क्या करते हैं, उसको हार्डनेस करते हैं, हार्ड करने के लिए हम उसमें कुछ चीज मिला देते हैं, ठीक है। तो जब हम उसको मिला देते हैं तो उसकी वजह से उसका कैरेट कम हो जाता है, तो सॉलिड इन सॉलिड हो गया। सॉलिड सॉल्यूशन मतलब दोनों सॉलिड स्टेट में होने चाहिए, इसीलिए डी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। अब आता है 13 क्वेश्चन, 13 boiling point of alcohol are higher than those of hydrocarbon of comparable molecular mass। किस चीज की वजह से होता है, ओके सुमित, अंबिका एंड श्रुति, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तुम लोगों ने अच्छा है, ऐसी स्पीड बना के रखना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो अल्कोहल में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बिल्कुल सही आंसर है। एक चीज और ध्यान रखना, ये वैन डर वाल्स फोर्स है, इसी के सारे टाइप्स हैं। ये जो वैन डर वाल्स फोर्स होता है, आपने क्लास 11th में अगर पढ़ा होगा, तो वैन डर वाल्स फोर्स के सारे टाइप्स आते हैं। लेकिन वैन डर वाल्स फोर्स को जब ऐसे लिखा जाता है तो इसका मतलब होता है लंदन फोर्स, यानी या डिस्पर्सिव फोर्स, जो सबसे वीकेस्ट फोर्स में आता है, ठीक है। और वैसे देखेंगे तो वैन डर वाल्स फोर्स के ये सारे टाइप होते हैं, इसमें लंदन फोर्स भी आ जाता है, तो 3-4 टाइप चाहिए होते हैं। एक और होता है इसमें, होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। लेकिन अल्कोहल है, तो अल्कोहल में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द राइट आंसर। तो 13 का आंसर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब क्वेश्चन नंबर 14, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने आपको बता भी रहा था जब हम पढ़ रहे थे कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या करोगे आप लोग। लोवेस्ट पूछा उसने, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ओके अंबिका, और कोई आंसर, श्रुति, सुमित, हाँ होना चाहिए था जो आपने कहा सुमित, लेकिन होता क्या है
कि जब H2O होता है तो इसमें कौन सी बॉन्डिंग आ जाती है, फिर वही आ जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने की वजह से इसका कम होने के बजाय क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये आगे ही जो पहुंच जाता है। तो इसके बाद कौन बचता है, H2S। तो H2S इज द राइट आंसर। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इसका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से H2O आंसर नहीं हो सकता। ठीक, तो इसमें आंसर हो जाएगा H2S। ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। H2O में कौन सी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, और उसकी वजह से वो स्ट्रांग हो जाता है। स्ट्रांग होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए H2S इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन देखो, 15 क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फाइब्रस प्रोटीन जनरली सॉल्युबल इन वाटर, एल्बुमिन इज एन एग्जाम्पल। मैंने कहा था आपको एग्जाम्पल इसमें ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें से मुझे बताओ आपको कौन सा आंसर लग रहा है। ओके, अंबिका, सुमित और श्वेता, ओ सॉरी क्या नाम है, श्रुति। ओके, वेरी गुड अंबिका, और उसने आंसर सही दे दिया। ये देखो, वो कह रहा है करेक्ट, कौन सा करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइब्रस होता है, फाइब्रस प्रोटीन होता है, वो वाटर में सॉलेबल नहीं होता, ये इनसॉलेबल होता है वाटर में। तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। एल्बुमिन किस में आता है, एल्बुमिन और इंसुलिन आपने देखा होगा, एल्बुमिन और इंसुलिन होता है, ये एग्जाम्पल होता है ग्लोबुलर का, ग्लोबुलर का एग्जाम्पल होता है, यानी ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। एल्बुमिन किस में होता है, एग में, आपने सुना होगा एग में एल्बुमिन होता है, एग में। इंसुलिन ब्लड में होता है। तो ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, ग्लोबुलर के, फाइब्रस के नहीं होते। फिर वो कह रहा है कि जो फाइब्रस प्रोटीन होता है, द स्ट्रक्चर आर स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। फाइब्रस प्रोटीन द स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड भी सही है, और पीएच डज नॉट अफेक्ट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, दोनों सही स्टेटमेंट है। फाइब्रस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, सी वाला भी सही है। और पीएच डज नॉट अफेक्ट, क्योंकि पीएच होता है जो ये पीएच है, जो टेम्परेचर होता है प्रोटीन में, वो केवल सेकेंडरी और टर्सरी को क्या करते हैं, अफेक्ट कर देते हैं, इसको अनक्वाइल्ड कर देते हैं। अनक्वाइल कर दो या अनटाई कर देते हैं, और केवल प्राइमरी स्ट्रक्चर है जो इंटैक्ट या सेम रहता है, बाकी के सेकेंडरी और टर्सरी क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये वाला भी सही है, लेकिन जो फाइब्रस प्रोटीन होता है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाई सल्फाइड बॉन्ड से स्टेबलाइज होता है। तो ये भी सही है, यानी कि इसमें दो दो आंसर सही दे दिए, करेक्ट है ये दोनों के दो। ठीक है, इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आपका एनसीईआरटी में ही है। एनसीईआरटी में अगर मैं आपको दिखा दूं, दिखाता हूं अगर आपको, अच्छा अभी हटेगा नहीं, चलो आगे दिखा दूंगा। इसको देखना, फाइब्रस वाले में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इसमें जो कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और डाइसल्फाइड लिंकेज होता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ये सैंपल है, इसमें मिस्टेक आती है, बहुत सारी मिस्टेक है जो हमने करेक्शन के लिए आगे भेजी भी हुई है उनको। ठीक है, तो अभी तो पंप आ जाता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ऐसा जो मिस्टेक है वो नहीं आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 16 वाला, कि मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन रिएक्शन ऑन 3 phenyl propane with HBr in the presence of organic peroxide। देखो अब इसमें बताओ कौन सा आंसर होगा। ओके सुमित और अंबिका और
श्वेता, सॉरी क्या नाम है, श्रुति, इसमें कौन सा रूल लगेगा पता है आपको? रूल कौन सा लगेगा इसमें? ओके, अंबिका एंड सुमित, श्रुति ने आंसर नहीं दिया है। इसमें रूल कौन सा लगेगा? देखो HBr है, प्रोपीन का मतलब डबल बॉन्ड है और पेरोक्साइड है, तो जब ये तीनों चीज होती है तो इसमें कौन सा रूल लगता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसमें लगता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, बस यही एक कंडीशन है जहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। ठीक है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है जहां पे भी HBr और पेरोक्साइड होता है। तो हाँ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, सुमित सही बताया। अब इसको लगा दो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ। पहले कैसे बनाएंगे? देखो, प्रोप का मतलब 3 कार्बन है, 1 2 3। अब देखो इसमें पोजीशन नहीं लिखी है तो इसकी 1 पोजीशन मानी जाती है। जिसका भी पोजीशन नहीं होगी तो ध्यान रखना उसकी 1 पोजीशन है, और इसको काउंटिंग कर लो 1 2 3। अब 3 में फिनाइल लग गया, यानी 3 में यहाँ पे बेंजीनिंग आ गया। अब इसमें 2 H हैं, इसमें 1 H प्लस HBr। HBr में H प्लस एंड Br माइनस। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है? Br कहाँ जाएगा? जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है, और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? जहां पे हाइड्रोजन कम है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा सेम, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा C, यहाँ पे C, यहाँ पे Br, ठीक है। अब क्या होगा? अब इसके बाद क्या होगा? कहां से काउंटिंग स्टार्ट होगी? अब यहां से होगी 1 2 3, या यहां से होगी 1 2 3, ठीक है। तो यहां कहां से काउंटिंग हो सकती है? तो इसके लिए हम क्या देखते हैं? अच्छा, फिनाइल इसने पहले लिखा हुआ है ना हर केस में, तो फिनाइल अगर इसने पहले लिखा है तो फिनाइल को 1 पोजीशन देंगे हम, तो फिनाइल 1 हो जाएगा, और 3 में आ जाएगा ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो और प्रोपेन, तो इसीलिए बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी स्टार्ट, क्योंकि फिनाइल को 1 पोजीशन दे दी इसने, तो 1 फिनाइल 3 जो भी पहले आता है उसको लीस्ट पोजीशन दी जाती है, ठीक है। तो 1 फिनाइल 3 ब्रोमो एंड प्रोपेन इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 17, जो नहीं आता उसको मुझे रिपीट करके पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर C2H5Br? अगर कोई C2H5Br है तो उसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी? इट रिएक्ट विद मेटेलिक Na to give ethane, या इट गिव्स नाइट्रोइथेन ऑन हीटिंग विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, इसमें करेक्ट बताना है। It gives C2H5OH on boiling with alcoholic potash, या to form dry ether। ओके, 17 का आंसर ओके, अंबिका एंड श्रुति। और इसके अलावा सुमित, ओके, चलो चेक कर लेते हैं। देखो आपने कहा है बी पहले, तो बी वाला आंसर भी सही है, बी वाला सही है। कैसे है? देखो, कभी भी ध्यान रखना, अगर आपके पास इट गिव्स नाइट्रोइथेन ऑन हीटिंग विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, जैसे आपने लिखा C2H5Br, ठीक है, C2H5Br। ओके सुमित, तो जैसे C2H5Br आया, इसको याद रखना आप लोग। तो अगर आप AgNO2 को रिएक्शन कराते हो, किससे रिएक्शन कराएंगे? AgNO2 को, तो यहां से क्या होगा? देखो AgBr यहां से निकल जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। यहां से कौन निकल जाएगा? AgBr, और ये बन जाएगा आपके पास C2H5NO2, ठीक है। तो ये नाइट्रोइथेन बन गया ऑन हीटिंग, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ? बी इज द राइट आंसर, बी है जो वो सही आंसर है, बाकी के गलत हो गए, ठीक है। बाकी वाले स्टेटमेंट सारे रॉन्ग है। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो केवल एक ही है
कि AgNO2 को अगर हमने क्या किया, इथेन यानी C2H5Br के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, AgBr अलग हो जाएगा और NO2 यहाँ से अटैच हो जाता है, तो इसमें बन जाता है आपके पास नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, तो ये बन गया, तो आंसर बी इज द राइट आंसर। बाकी देखो आपने रिएक्शन पढ़ी भी नहीं है, ये वाली होती ऐसी है लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन, कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू, कौन सा आंसर होगा, ए बी सी या डी? कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू, ए बी सी या डी? ओके सुमित, ओके, और अंबिका एंड श्रुति। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। श्रुति बताओ इसका आंसर क्या होगा? हाँ, सी इज द राइट आंसर। तीनों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, देखो आप रीजन क्या है उसका, 4 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, इसका सुमित ने सही बता दिया था आंसर। इसमें क्या होता है कि जो 5 है वो क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके पास 4 ही ऑर्बिटल है। कोवैलेंसी का मतलब कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग के लिए ऑर्बिटल भी तो चाहिए, तो इसके पास टोटल 2s और 2p, तो टोटल ओवरऑल इसके पास है 4 ऑर्बिटल्स आर देयर। तो 4 ऑर्बिटल है तो 4 ही जगह ओवरलैपिंग होगी, इसीलिए सी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इसके पास 4 ही ऑर्बिटल होते हैं। तो आपको रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे, क्योंकि टाइम खत्म हो गया है। रिज्वाइन करो सेम आईडी।